5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं तो एक PSLV बार फिर हिंदुस्तान C-57 ने रच दिया इतिहास। सूर्य की तरफ हिंदुस्तान का पहला प्रथम कदम। चरण आदित्य पूरी तरह L1 की सामान्य। लॉन्चिंग हो चुकी है, Rocket सफल flying लॉन्चिंग forth, हुई है और following अब nominal आदित्य trajectory and developing L1 की nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shot one sky. is in main atop. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shut here. one is in main Adding to atop. this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर Stage दिया गया है performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। तो आदित्य L1 का लॉन्च सफल हो गया है। 100 सेकंड जो है बीत चुके हैं लॉन्चिंग के बाद। तो एक एक जो स्ट्रैप-ऑन्स जो हैं जो अलग होते जाते हैं अलग अलग स्टेप्स में। तो आदित्य L1 का लॉन्च सफल हुआ है और उसके बाद 100 सेकंड का वक्त बीत चुका है। अंतरिक्ष में इसरो ने आज एक बार फिर से इतिहास रचा है। सूर्य की तरफ पहला कदम है। 4 महीने बाद अपने निर्धारित पॉइंट पर L1 पर आदित्य पहुंचेगा और इस दौरान भी वो तस्वीरें भेजेगा, डेटा भेजेगा, जिसकी स्टडी जो है वो निरंतर होती रहेगी। Developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus 4 यान से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third stage काल समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently,
The third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. तो हमारे साथ इसरो के Plus 9 पूर्व minutes. Speaking a few words about the Aditya L1. आरसी कपूर जी लगातार जुड़े हुए हैं। आरसी कपूर जी, हम इंतजार कर रहे हैं कि इसरो के तमाम वैज्ञानिक जब खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं, तालियां बजती हैं, तो उसमें उसके लिए इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्या कुछ शुरुआती मिनट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सेलिब्रेशन जब तक 100% श्योरिटी नहीं हो जाती या वो जो मिशन उन्होंने दिमाग में सोचा अचीव नहीं हो जाता तब तक रुका रहेगा? बिल्कुल सही बात है। हम इंतजार करना चाहिए कि जब वो सब खड़े होके अपलॉड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, शैलेंद्र जी के अमर शब्दों में, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला।
बिल्कुल सर, और दिल तो कह रहा है कि मिशन सफल हो गया। हालांकि वैज्ञानिक जो वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग एक एक चरण का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो खबर आ रही है आदित्य L1 के तीसरे चरण की जो तमाम जो चीज़ें हैं, वो प्रक्रिया जो है उनको बताया जा रहा है कि सब इंटैक्ट हैं, सामान्य है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी एक आम आदमी के लिए कि अभी वहाँ क्या हो रहा है, किस चीज़ का इंतजार हो रहा है। जैसे हम सुन रहे हैं कि स्ट्रैप्स रिमूव्ड, सेकेंड स्ट्रैप रिमूव्ड, 100 सेकेंड्स जो हैं वो तय कर लिए हैं। तो ये कितना क्या क्या स्टेप्स होंगे इसमें आगे अब? देखिए आखिरी स्टेप में तो देखिए S4 जो स्टेज है वो उसमें भी इंजन है, और जो आदित्य L1 के साथ जो है एक वो प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा। तो इस समय तो जो सारी कवायद जो है इसको एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में डालना है। इसमें पेरिजी जैसा कि एक फिगर बताई गई थी 234 किलोमीटर और एपोजी 19,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। लेकिन देखिए PSLV रॉकेट के जरिए हम एक पहले ऑर्बिट अचीव करते हैं, फिर हर फेरे में एक क्षण आता है जब हम इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो हर बार थोड़ी थोड़ी स्पीड देते जाते हैं, तो फाइनली हमको एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की, कि जब हमारा फिर यान जो है पृथ्वी के प्रभाव से निकल के अपने गंतव्य की तरफ चले जाएगा। आरसी कपूर सर, ये जो इस वक्त की एक बड़ी खबर अब दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो तीसरा चरण है उसको हमने सफलता के साथ हासिल कर लिया है आदित्य L1 ने। अभी लगभग कितने चरण और होंगे सर जिनके लिए अगले 73 मिनट बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं? देखिए ये बात इसरो की तरफ से ही आनी चाहिए, क्योंकि ये सूचना मेरे पास नहीं थी। लेकिन और मेरा स्क्रीन भी ब्लैंक है, जरा इसको अलाइव कर दीजिए। जी बिल्कुल हम करते हैं सर। और अनुराग, जैसे आरसी कपूर जी से हम समझने की कोशिश करेंगे सॉलिड, लिक्विड, फिर मतलब सॉलिड लिक्विड। तो ये जो पूरा 4 जो फ्यूल होते हैं ये यूज होते हैं जब तक आदित्य L1 जो है वो लॉन्चिंग रॉकेट से अलग नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रही हूँ शायद उसी का इंतजार है कि जब तक आदित्य L1 जो है वो अलग नहीं हो जाता अपने लॉन्चिंग रॉकेट से। 73 मिनट का शायद ये वक्त जो है उसमें लगेगा। बाकी इस पर मोहर जो है वो आरसी कपूर साहब लगाएंगे। आरसी कपूर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला है। और आखिर में ये सारी स्टेजेस के साथ अलग होके आखिरकार सिर्फ आदित्य L1 रहेगा और उसका अपना प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा। उसी को हमने इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में डालना है। तो वो ये सब चीज चरणों में होती है। तो ये किस समय होना है, आमतौर से हम देखते हैं ना जब सैटेलाइट को लॉन्च करके PSLV के जरिए, तो करीब 17 मिनट में कार्रवाई पूरी हो जाती है। इस बार मैं नहीं जानता कि वो ये कितने मिनट्स में होने वाली है, और मेरे ख्याल में अभी 12 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं अभी लॉन्चिंग टाइम से जी। तो और मुझे सारी खबर तो आप ही लोगों से मिल रही है। ठीक। आरसी कपूर सर, क्या जो तस्वीरें आदित्य L1 से हमें मिलनी शुरू होंगी उसके लिए जनवरी 2024 तक का इंतजार करना होगा, या तस्वीरें मिलने की जो प्रक्रिया है, सफर है, वो पहले ही शुरू हो जाएगा? देखिए एक तो बात तो है कि L1 तक पहुंचना है और वो 4 महीने का समय लगेगा। इस बीच में कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव होंगे, और क्योंकि डायरेक्ट कैमरास जो हैं उसके बारे में मुझे नहीं जानने को मिला कि इसमें आदित्य L1 में लगाए गए हैं। जो पेलोड्स हैं उन्हीं की मुझे जानकारी हुई। जो 7 पेलोड्स हैं जो ये बताते हैं कि जिनके जरिए हमने सूर्य का विभिन्न वेवलेंथ्स पर अध्ययन करना है, और साथ में इंस्टीट्यूट का मतलब है कि ऑन द स्पॉट जैसे आप एक्सपेरिमेंट करके जो है कुछ मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सूर्य की तरफ से जो ऊर्जावान कणों की बौछार आती है उसको हमने जानना है, और उसके घनत्व का, उनकी गति का पता करना है। और जो पृथ्वी के आसपास का जो अंतरिक्ष है उसमें जो वेदर की क्या कंडीशन है, यानी कि जिसको हम स्पेस वेदर कहते हैं, वो आज इसलिए ज़रूरी हो गया है कि क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है और वो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी निर्भर हो गई है। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, हमारे सैटेलाइट ठीक से काम करने चाहिए। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पाऊंगा, और मोबाइल्स चल सकते हैं। ये सब जो है सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। लेकिन जो सूर्य की तरफ से जो डिस्टर्बेंसेज आते हैं उनकी वजह से हम फिर जो है शुरू में कभी एडवांस वार्निंग हमें मिल सकती है, तो सैटेलाइट्स को
ठीक तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं ताकि डैमेज मिनिमम हो। आरसी कपूर जी, तो अगर मैं ये समझूं कि जो अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि भाई आदित्य L1 जाकर वो क्या क्या काम करेगा, तो उनमें से एक प्रमुख काम ये होगा कि जब हम सुनते हैं कि भाई सूरज पे तूफान आने वाला है, कई बार बीच बीच में इस तरह की खबरें आती हैं कि सूरज पर तूफान आएगा, क्या हो जाएंगी सैटेलाइट ठप, क्या सैटेलाइट्स को कोई नुकसान होगा, क्या आपका मोबाइल इंटरनेट या पावर ग्रिड जो है उसको नुकसान होगा। तो क्या ये आदित्य L1 की स्टडीज जो हैं सोलर स्टॉर्म्स को भी स्टडी करेंगे और उनसे हमारी सैटेलाइट्स और हमारे वायुमंडल पर होने वाले प्रभाव को भी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें आमतौर से जो ये डिस्टरबेंस आते हैं सोलर फ्लेयर्स की वजह से आते हैं, जो कि सूर्य की सतह पर जो कई बार हमको धब्बे दिखते हैं और आजकल काफी ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि सूर्य अपने एक्टिविटी फेज में है। और वहाँ जो है ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड में एक स्टोर्ड अप एनर्जी रहती है, तो एकदम अचानक जो है इसका रिलीज होता है, तो हमको वहाँ से सूर्य से रेडिएशन आता है अल्ट्रावायलेट में, एक्सरेज में हो। ये जब पृथ्वी के पास पहुँचती हैं तो करीब 8.25 मिनट के अंदर तो आयनोस्फीयर में जो है ये हलचल पैदा करते हैं, वो एक्सपेंड कर सकता है, तो उसको हीट अप कर देते हैं, वो एक्सपेंड करता है, तो जिसका मतलब ये है कि सैटेलाइट्स के ऊपर जो है ड्रैग बढ़ जाता है। तो ड्रैग में जो है वो उसकी टेंडेंसी होती है कि पृथ्वी की तरफ थोड़ा सा वो गिरे, तो उस चीज को संभालना होता है। तो फिर चूंकि सैटेलाइट में फ्यूल रहता है जी, फिर उसका ऑर्बिट को हमने बूस्ट करके करेक्शन कर दी। ठीक है आरसी कपूर साहब, एक बार फिर जरा अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं इसरो के सेंटर पे और इस वक्त वहां से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, जरा वो सुनवाते हैं दर्शकों को। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study. तो श्रीहरिकोटा से सीधी कमेंट्री इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान आरसी कपूर साहब भी। आरसी कपूर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे इस मिशन से पहले 22 बार मिशन सूर्य पर भेजे जा चुके हैं, इस तरीके के मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। आदित्य L1 उन मिशन से, बाकी मिशन से कुछ अलग है क्या? देखिए, कुछ मिशंस में तो साम्यता रहती है, लेकिन आदित्य L1 के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी ऑप्टिक्स बड़ी एक्यूरेट है, मतलब जो इसमें लेंसेज वगैरह लगे हैं और मिरर लगे हैं। दूसरी चीज़ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किटरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी अत्याधुनिक हैं। ये किसी भी ऐसे मिशन के मुकाबले सबसे आधुनिक किस्म का जो है सैटेलाइट माना जाना चाहिए। और ये जैसे नासा का एक सैटेलाइट है सोहो, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, वो 1995 में लॉन्च किया गया था और वो अभी तक काम कर रहा है, वो भी L1 पर है। इसके अलावा एक और विंड नाम का सैटेलाइट है, वो भी काम कर रहा है और सोलर विंड के लिए इसका वो अध्ययन के लिहाज से जो L1 है, आदित्य L1, इसमें जो 7 पेलोड हैं, ये एक किस्म से एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। तो भारत का जो स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसके जरिए जो है सूर्य का प्रकाशीय किरणों में
एक्सरेज में, अल्ट्रावायलेट में, और इसके अलावा जो है उच्च ऊर्जा के जो कण आते हैं सूर्य से, उन सब के अध्ययन के लिहाज से और स्पेस वेदर के लिहाज से ये एक किस्म से संपूर्ण सी ऑब्जर्वेटरी है, सर्वगुण संपन्न आप समझ लीजिए। तो इसका जो है अब जो भी काम शुरू होगा वो तो L1 पर पहुंचने के बाद होगा, जब ये पूरी इसकी जो सोलर पैनल्स हैं वो सूर्य की तरफ उनका वो रहेगा। लेकिन आप ये समझिए ये हमारी सूर्यमुखी ऑब्जर्वेटरी है और L1 पर ये हेलो ऑर्बिट में ये रहेगी। इस मिशन लाइफ जो है 5 साल है, लेकिन उम्मीद करते हैं ये काफी लंबा आगे बिल्कुल। अगर सोहो अमेरिका का अभी तक काम कर रहा है तो उम्मीद है कि आदित्य L1 भी जो है अपने डेजिग्नेटेड टाइम से आगे काम करेगा, अत्याधुनिक पेलोड्स और तमाम तकनीक से लैस है। सर एक चीज़ समझना चाहूँगी आपसे कि मिशन चंद्रयान में बहुत कम वक्त अगर हम देखें तो लगा, और अभी तक जैसे कि अनुराग बता रहे थे कि 22 इस तरह के मिशन जो हैं वो भेजे जा चुके हैं। तो इसको हमने कंसीव किया था 2008 में, तो इसमें इतना लंबा वक्त लगने के पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी, जबकि इससे पहले 22 भेजे जा चुके हैं? चांद के उस पार्ट पे अभी तक उतने मिशन नहीं भेजे गए थे, वो जल्दी हो गया। देखिए कि 2008 में से पहले ही आदित्य L1 के लिए जो है प्रपोज हुआ था इंस्टीट्यूट से, और विचार था कि एक सोलर कोरोनाग्राफ जो है अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाए, तो उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था आदित्य। फिर कालांतर में एडवाइजरी कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च जो है भारत में उन्होंने विचार किया कि इसको मिशन को थोड़ा बड़ा किया जाना चाहिए, चूंकि पेलोड फिर ताकि और भी इसमें शामिल किए जा सकें। तो फिर इसका जो विचार किया गया था कि इसको L1 पर रखा जाए, जहाँ पर कि कोई इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स या ऐसी कोई और इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, ताकि हम लगातार जो है साल भर और सालों साल जो है सूर्य का हम अध्ययन कर सकें और बहुत पृथ्वी के आसपास के डिस्टर्बेंस से हम बाहर रहेंगे। तो आखिरकार सब इंस्ट्रूमेंट्स पहली बार बनाए जा रहे हैं, सब पहले काम हो रहा है, तो उसमें तो देर तो लगती है। अब अगर मान लीजिए आदित्य का एक और मिशन आप करना चाहें तो आप शायद साल भर के अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना के रेडी करके आप मिशन को आगे भेज सकेंगे। जी तो आरसी कपूर साहब, ये जो आदित्य L1 है इससे जुड़ी कुछ और मन में जिज्ञासाएं हैं, वो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो गौरवान्वित क्षण है, ऐतिहासिक पल है, ये हम जरा दर्शकों को दिखा दें। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए 23 अगस्त 2023 यानी आज 23 अगस्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुंचा, अपना मिशन सफल हुआ, मिशन चंद्रयान। और एक तस्वीर आज की आपको दिखा रहे हैं जब आपसे थोड़ी देर पहले आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। तो चांद से लेकर सूरज तक तमाम जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी के लिए भारत कैसे दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा है, ये 2 तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं, ये 2 तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। आरसी कपूर साहब, ये जो पूरा आदित्य L1 है ये स्वदेशी है, ये खबर हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है सर, और ये आसान तो नहीं रहा होगा, इसरो का एक लंबा सफर रहा है सर इसके पीछे। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप एक तस्वीर जो है मेरे सामने हमेशा आती है जिसमें उसमें बाईं तरफ जो है एक साइकिल के ऊपर एक रॉकेट का ऊपरी हिस्सा रखा हुआ है और वो ले जा रहे हैं, और दूसरी जो हिस्सा है दाईं तरफ का उसमें GSLV Mark 3 है, जो कि इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इन दोनों तस्वीरों के बीच आप समझिए करीब 60 साल का फर्क है। 60 साल में बहुत कुछ अचीव हुआ है, लोकल टैलेंट है, होम ग्रोन टैलेंट, और लोकल इंडस्ट्री ने इसमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। शुरुआती दिनों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, अब तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी इसमें बहुत शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जो है अब ये स्थानीय इंडस्ट्री स्वतंत्र रूप से जो है रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है, और वो सब खबरें आपको मिलती ही हुई। तो ये बहुत बड़ी जो है ये प्रगति हुई है, और ये थोड़े दिनों की नहीं है। आप ये मानिए जैसे इंसान का बच्चा होता है, करीब 20 साल की उम्र में जाके वो तैयार होता है कि शायद आगे जाके दुनिया में अपना स्थान बनाएगा, और हमारी स्पेस एजेंसी ने भी अपना समय लिया है, और पिछले 20 साल जो है बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 20 सालों में हमने बहुत कुछ देखा। अपना क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट हुआ, और ये सर उसी सफर की बदौलत अब स्पेस इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। भारत की इसरो एक बड़ा केंद्र बन गया है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां, बाकी देश आते हैं इसरो में और कहते हैं कि भैया हमारा सैटेलाइट आप लॉन्च करवा दो। बिल्कुल सही बात है, और इससे पहले हमने बहुत साल हो गए हैं, बहुत समय से हम विदेशों के एजेंसीज के
सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहे हैं। 104 सैटेलाइट्स एक बार लॉन्च किए गए थे, वो तो आपको याद होगा 2018 में। तो वो भी PSLV नहीं किया था। और आगे तो आप समझिए कि पूरा रास्ता खुला है। तो सर आपको बीच में जरा रोकना चाहूंगी, कुछ अपडेट आ रहा है इसरो की तरफ से। One space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tamkar. चलिए, तो 73 मिनट जो हैं वो बेहद क्रूशियल बताए जा रहे हैं और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और शायद जो हम तस्वीरें देखते हैं जश्न की, उसके आने में इतना इंतजार लग रहा है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से करके अभी तक जो अपडेट आया है, आदित्य L1 के 3 चरण जो हैं वो कामयाब रहे हैं। लास्ट अपडेट जो हमें मिला था 142 किलोमीटर का सफ़र जो है वो स्टेज 3 तक तय कर लिया था। आरसी कपूर साहब, अभी जो 73 मिनट का जो ये सफ़र रहेगा, इसमें क्या क्या होगा? मतलब क्योंकि इसमें सॉलिड से लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, इस तरह से इंजन होंगे, रॉकेट से अलग होगा आदित्य L1, तो किस तरह से ये पूरा का पूरा स्टेज क्रॉस होगा, कितनी दूरी ये तय करेगा? ये डिटेल्स जो हैं इसरो की तरफ से नहीं आई थी और इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो कुछ भी उनकी तरफ से जो आ रहा है वही है, लेकिन जो आखिरी स्टेज है वो जब ये सेपरेट होगी तो उसके बाद ही जो है ये अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ये रखा जाएगा। उसके बाद में फिर जो है अगले स्टेजेस हैं वो ऑर्बिट रेजिंग की हैं, वो समय समय पर इसरो बताएंगे कि वो कौन से क्षण है, क्योंकि एक ऑर्बिट में पूरा करने में भी कुछ समय लगता है और वो सब जो है इसरो की तरफ से ही हमको मिल सकेंगे। सर, तो हम चांद पर पहुंच गए हैं, सूरज की स्टडी बस अब शुरू होने वाली है। इसके आगे इसरो का प्लान क्या? मतलब क्या 2025 के लिए कुछ और विजन सर, 2024 के लिए कुछ और प्लान? बहुत कुछ है। देखिए, चंद्रयान सीरीज यानी मिशन मून में अब चंद्रयान 3 तो आपने सब देख ही लिया है और आगे जब तक वहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है, जो कि मेरे ख्याल में कल तक हो जाएगा, तो तब तक तो ये काम करेंगे। सूर्यास्त 4 सितंबर का है और कल सूर्य काफी नीचे आ जाएगा। देखना है कि कब तक सोलर पैनल्स वहाँ पर काम करती हैं। लेकिन जो अगले मिशन है चंद्रयान 4, वो जाक्सा के साथ है, जापानी स्पेस एजेंसी के साथ। चंद्रयान 5 की भी बात हुई है और चंद्रयान 4 शायद 2026 में जाएगा। और इसके अलावा वीनस मिशन है। वीनस मिशन बड़ा एक्साइटिंग है क्योंकि वीनस जो है सबसे ज्यादा रहस्यमय है। जैसा कि यथानाम तथा गुण, ऐसे तो हमारे यहाँ जो है वीनस मेल है, शुक्राचार्य के साथ उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में वीनस फीमेल है। तो वो रहस्यमयी है और क्योंकि उसके ऊपर घने बादल छाए रहते हैं, तो एक प्रोब जो है सिंथेटिक इमेजिंग रडार वहाँ उतारा जाएगा। यद्यपि यान तो पूरा चक्कर लगा के जो अध्ययन करना है सो करेगा, लेकिन उसका जो एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है वो सिंथेटिक इमेजिंग रडार है, जिसको कि उस वीनस की बादलों के थ्रू जो है उसकी सतह की तरफ उतारा जाएगा। तो शायद शुरू के 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक ही उसके साथ कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि उसके बाद हम नहीं जानते क्या हो जाएगा। लेकिन वो जो 30 मिनट से 1 घंटे का पूरा समय है, उसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके अलावा ऑर्बिटर मिशन 2 भी है, तो वो देखते हैं वो किस समय उसकी तारीख इसरो हमें बताएंगे। सर, आदित्य L1 की लॉन्चिंग के तकरीबन 30 मिनट होने जा रहे हैं। अब तक का जो सफ़र है, इसरो की तरफ से लगातार अपडेट्स आ रही हैं, वो सफ़र कामयाब रहा है, सफल रहा है। जो शुरुआती वक्त होता है सर, वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी लॉन्चिंग के लिए, और ये जो 30 मिनट हैं, ये किसी भी लॉन्चिंग के लिए कितने महत्वपूर्ण? देखिए, हम सबसे महत्वपूर्ण जो समय है उसमें से हम गुजर चुके हैं, जो सबसे क्रूशियल था जिसको हम कहेंगे। और अब जो है वो हर स्टेज अपने अपने हिसाब से जो काम कर रही है, तो जो इच्छित ट्रेजेक्ट्री है, जो कि एक दीर्घवृत्ताकार ट्रेजेक्ट्री है, अर्थ बाउंड ऑर्बिट यानी पृथ्वी से बंधा हुआ जो कक्षा है, अभी वहां तक पहुंचना है। तो अब तक कह सकते हैं सो फार सो गुड। तो चूंकि हर चीज जो है, जैसे उनके कर्व्स में आपने देखी होगी कि एक पहले से निर्धारित जो कर्व रहता है उनके डायग्राम में,
और जिस हिसाब से जो आपका सैटेलाइट का प्रक्षेपण हुआ है उसको बड़ी एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है। तो ये एक बहुत अपने आप में बहुत ढांढस बनाने वाली चीज है। हम समझते हैं कि अभी तक सब कुछ बहुत सही ढंग से चल रहा है। जो कर्व है, वो जो लाइन है, वो अपने पाथ पे ही चल रहा है, वो दिख रहा है जितना हमें समझ में आ रहा है, तो वो डेविएट नहीं हो रहा है। तो अपने आप में अब लग रहा है कि अपनी मिशन की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ सही दिशा में सही कदम लेते हुए आदित्य L1 जो है वो निकल चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि वैज्ञानिक जो हैं, जब इसके चारों चरण जो एक एक करके तमाम जो चरण हैं वो पूरे हो जाएंगे और जब वो 73 मिनट का सफ़र पूरा होगा, उसके बाद रॉकेट से अलग होगा आदित्य L1 जो है, उसके बाद ही शायद वैज्ञानिक जो हैं वो एक सफल लॉन्चिंग इसको करार देंगे और इसीलिए इतना लंबा इंतजार जो है वो अभी हो रहा है। आरसी कपूर साहब, इस पे 7 पेलोड लगे हुए हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा समझाएंगे एक आम भाषा में कि भाई एक आम नागरिक जो है वो क्या समझे कि ये 7 पेलोड क्या होते हैं और क्या काम करेंगे? देखिए, इसमें जो सबसे जो प्रमुख पेलोड है वो है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। कोरोनाग्राफ का अर्थ है कि सूर्य के कोरोना की तस्वीरें लेगा, क्योंकि बहुत से अधिकांश लोगों को तो पता होगा कि कोरोना क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक तस्वीर रख रहा हूँ कि आप अपने स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये एक मेरे पास बहुत पुरानी तस्वीर है। ये सूर्य का पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय की तस्वीर है। ये सन 1980 के पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीर, जो कि भारत में इसकी छाया गुजरी थी और हमारे इंस्टीट्यूट के हुसूर जो कि हुबाली के पास में एक स्थान था जहाँ हमारा फील्ड स्टेशन था, वहाँ से ये तस्वीर ली गई थी। अब देखिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य की डिस्क को पूरा तरह से ढक लेता है। उस समय सूर्य की रोशनी जो है करीब 4 लाख गुना कम हो जाती है। तो हम सूर्य का जो बाहर का जो क्षीण वातावरण है, जो कि आपने इस तस्वीर में देखा, इस काले डिस्क के बाहर का, वो सूर्य का कोरोना है। ये अतितप्त गैसों का वातावरण है और इसी के अध्ययन के लिए VELC आदित्य L1 पर ये रखा गया है और ये प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है। इसका करीब 170 किलोग्राम का वजन है। बाकी के सारे पेलोड टोटल वेट जो है करीब 60 किलोग्राम। तो वो दूसरे पेलोड जो हैं वो भी विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। कोरोनाग्राफ की एक बात बताता हूँ कि इसमें फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा करने के लिए एक ऑकल्टर है, इंटरनल ऑकल्टर, जो कि इस ऑप्टिक्स का हिस्सा है। वो सूर्य की डिस्क को ढक लेगा और तब क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्कैटरिंग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, उस वैक्यूम में इस इंस्ट्रूमेंट को काम करना है, तो जो कोरोना है उस समय वो नजर आएगा और वो विभिन्न तरंगों पर, यानी कि तरंग दैर्घ्यों पर, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स पर इसके सूर्य के कोरोना की तस्वीरें और वर्णक्रम लिए जाएंगे। तो इसके जरिए जो है जो डेटा हमको हासिल होगा, सूर्य के कोरोना के बारे में हम ध्यान कर सकेंगे, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो अवधि आमतौर से रहती है कुछ सेकंड से लेकर 7.5 मिनट तक। आमतौर से हमको जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो समय मिलता है 1.5 मिनट से लेकर करीब 2 मिनट तक का आमतौर से मिल जाता है। यहाँ पर ये सारा साल, यानी कि 24 घंटे से लेकर सारा साल, और जितनी मिशन लाइफ है वो हर समय जो है हमें सूर्य का कोरोना अब उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। नासा का अपना जो सोहो है, सोलर हीलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी, वो भी L1 पर है। वो 1995 से सूर्य के अध्ययन कर रहा है। सूर्य के कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है। लेकिन आदित्य L1 जो है अत्याधुनिक है और ये सोहो के मुकाबले सूर्य की सतह के और नज़दीक के कोरोना के बारे में आपको जानकारी दे पाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको एक बात जो समझनी है, क्योंकि संसार भर में सभी सौर वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि जब सूर्य की सतह करीब 5700 डिग्री पर है, तो सूर्य का कोरोना जो है उसकी सतह से जब हम दूर जाते हैं तो करीब 1 मिलियन से लेकर 2 या 3 मिलियन डिग्री तक पहुंचता है। यानी कि 10 लाख डिग्री से लेकर करीब 20-25 लाख या 30 लाख डिग्री तक उसका टेम्परेचर पहुंचता है। तो ये हीटिंग ऐसे कैसे होती है जी? तो हम इतना तो जानते हैं कि सूर्य के अंदर जो है बड़ी जबरदस्त हलचल रहती है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी बड़ी स्ट्रांग है। वहां से ये सब इस प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस का इंटरेक्शन है, उसका जो उनके कारण जो है वो सारी की सारी जो हलचल है वो एनर्जी डिपोजिशन जो है सूर्य की बाहरी लेयर्स में होता है। तो तब ये जो है हीटिंग इतनी पैदा होती है। किस तरह से होता है यही सब समझ।
बिल्कुल। तो ये एक- सूरज की सतह के राज और साथ ही सोलर जो हाई एनर्जी प्रोटॉन्स जो हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जो हमारी सैटेलाइट्स को, वायुमंडल को, जो सूरज की सतह पर आने वाले तूफान लगातार इफेक्ट करते हैं, उनकी स्टडीज भी जो है वो की जाएंगी, जिससे कि मदद मिल सकेगी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने में अपनी सैटेलाइट्स के सुचारू रूप से कामकाज के लिए। अनुराग, बिल्कुल। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब से तकरीबन 30 मिनट पहले की तस्वीर है श्रीहरिकोटा की, और यही वो तस्वीर है जिसने इतिहास रचा है, यही वो तस्वीर है जो हर भारतवासी को गौरवान्वित महसूस कराती है, यही वो तस्वीर है जिसके साथ शुरू होती है सूर्य की स्टडी करने के लिए शुरू हुए सफर आदित्य L1 की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है, 3 चरण सफल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, और जो जानकारी श्रीहरिकोटा सेंटर से सामने आ रही है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर में 4था चरण भी सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि 73 मिनट के उस पूरे सफर में जब रॉकेट से ये लॉन्च हो जाएगा, आदित्य L1 जो है वो अलग हो जाएगा और उसके बाद फिर अपना सफर आगे का पूरा करेगा, जो लगभग 4 महीने बाद L1 अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। उसका इंतजार है और उम्मीदें यही कि नतीजे पॉजिटिव ही आएंगे। बिल्कुल, तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी पयोधी की। बहुत धन्यवाद आपका अनुराग। पिनाज, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो न्यूज नेशन के स्पेस सेंटर से आप देख रहे थे लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज, लेकिन इसी बीच आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा की छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। पिछड़ा समाज के विकास के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, वो योजनाओं को जमीन पर उतारने वाली सरकार चाहिए, या पिछड़ा वर्ग के कल्याण के नाम पर करोड़ों, हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाली भूपेश बघेल की सरकार चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करना है कि युवाओं को झूठे वादे देकर कौशल विकास और रोजगारी का, बेरोजगारी भत्ते का वादा कर युवाओं को कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुए की, ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वाले महादेव ऐप के भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए, या युवाओं का विकास करने वाली सरकार चाहिए। मित्रों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और दिल्ली के दरबार के दरबारी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का भला कर सकते हैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के रूप में कर यहां पर फिर से एक बार विकास की बयान लाई।